सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। फिर बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पायर के एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली एपिसोड नंबर 282 का पार्ट 2। लेकिन अभी आगे शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज के ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, प्रिंसेस योंगनिंग और थर्ड प्रिंस जूफेंग से एक डील करके अपने सेकंड ब्रदर को उससे बचा लेते हैं। इसके बाद प्रिंसेस योंगनिंग स्वेंगर को देखते हैं और उसे अपने गले लगा लेती हैं। थर्ड प्रिंस से उसके साथ रहने के लिए ही कहती हैं। लेकिन दूसरी ओर जूफेंग और थर्ड प्रिंस एक दूसरे को ताने मारने लगते हैं। तो अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में प्रिंसेस योंगनिंग थर्ड प्रिंस से कहती हैं कि ये सभी के सभी ये रीजंस हैं जिसकी की वजह से मुझे स्वेंगर के साथ रहना है, ताकि वो इस सब की वजह से भटक ना जाए। थर्ड प्रिंस स्वेंगर की बात सुनकर के कहते हैं कि ठीक है, करो जो करना है, मगर लेकिन ये हमेशा याद रखना कि अगर इंपीरियल फादर को इस बारे में पता चल जाता है तो मैं किसी भी ब्लेम को अपने ऊपर नहीं लेने वाला। योंगनिंग अपने भाई की ये बात सुनकर के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी ओर जूफेंग अपने मन में कहता है कि प्रिंसेस बस रहने दो, कि आखिर कौन जानता था कि एम्पर की आंखों का एक सेब अभी भी कुछ देर के लिए होल्ड कर सकता है। जूफेंग इतना सोचने के बाद थर्ड प्रिंस से कहता है कि ठीक है, तो फिर अब हम लोग चलते हैं। थर्ड प्रिंस कहता है कि ठीक है, मगर लेकिन मैं तुम्हें सीयू करने के लिए नहीं आ सकता। तो अब इतनी बात करने के बाद दोनों लड़कियों को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले वो अपने मन में कहता है कि सेकंड प्रिंस के लिए इस मोमेंट पर काफी ज्यादा निराशा मिल गई है। मैंने उसे एक अच्छी तरीके से धमका दिया है, अब बस तुम बाकियों को मार डालो और तुम एक ट्रू सक्सेसर बन जाओगे। मैं सिर्फ ये जान करके उत्सुक हूँ कि मोटू ने इस सब के बारे में पता लगा लिया, क्योंकि उसने मुझे सेकंड प्रिंस को एडवाइस देने से रोक दिया था। ऐसा भी नहीं है कि इससे कोई फर्क पड़ा है, लेकिन सेकंड प्रिंस के दिल में सत्ता के खेल का बीज पहले ही खिल चुका है। इधर जूफेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी थर्ड प्रिंस पहले तो सेकंड प्रिंस की ओर देखता है, फिर कुछ देर जूफेंग को जाता हुआ देख करके घूरता है। तभी इसके साथ हमारा सीन चेंज होता है और हमें हमारे ल्यू क्लैन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कि जूफेंग दोनों लड़कियों को लेकर के आ गया होता है और वहाँ आकर के वो मिस जिया को बताते हुए कहता है कि यंग मिस, ये वाली प्रिंसेस योंगनिंग है जिससे कि आप पहले ही मिल चुकी हैं, जबकि ये दूसरी वाली मिस युन सुआंग है जो कि यहाँ पे हाई प्रीस्ट के मेंशन से आई हुई हैं। अब आप जल्दी से इन दोनों को अपने साथ अंदर ले जाएं, क्योंकि मैं अब 3 दिनों तक अपने सेक्युलरिज्म में रहूंगा। अब इधर मिस जिया जूफेंग की बात सुनकर के उसकी बात मान लेती हैं और उन दोनों लड़कियों से अपने साथ आने के लिए कहती हैं। इतना कह करके मिस जिया उन दोनों लड़कियों को अपने साथ अंदर ले जाने लगती हैं। मिस जिया चलते हुए पीछे मुड़ करके स्वेंगर की ओर देखती हैं और उससे कहती हैं, मिस स्वेंगर, क्या आप सच में किसी का भी भाग्य पढ़ सकती हैं? स्वेंगर कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो स्वेंगर की ये बात सुनकर के मिस जिया काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और एक्साइटमेंट में स्वेंगर से कहती हैं कि फिर मिस स्वेंगर, क्या आप मेरा भाग्य पढ़ के मुझे मेरी मैरिज के बारे में कुछ बता सकती हैं? स्वेंगर ये सुन थोड़ा हैरान होते हुए कहती है कि हाँ, मैं इस बारे में पढ़ तो सकती हूँ। इतना कह करके स्वेंगर अपनी फेथ को देखने वाली टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए मिस जिया का भविष्य देखते हुए अपने मन में कहती है कि ये तो काफी अजीब बात है, मिस लुओ की शादी को तो पहले ही हो जाना चाहिए था। हालांकि ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, मगर लेकिन वो समय किसी पॉइंट पर टूट गया था। तो अब स्वेंगर इतना सोचने के बाद मिस जिया से कहती है कि मुझे माफ करना, मगर लेकिन मैं आपकी मैरिज को देख नहीं पा रही। मिस जिया कहती है कि मगर लेकिन ऐसा क्यों है? स्वेंगर कहती है कि आपकी वेडिंग 8 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी, मगर लेकिन स्टीवर्ट जू जो कि भाग्य के हाथों से बाहर है, उसने आपसे मिलने के बाद आपके भाग्य को भी बदल दिया है, यानी कि उसने आपकी होने वाली मैरिज के भाग्य को ही बदल दिया है और उसने आपकी इस करंट फेथ को भी केओस में डाल दिया है। इसलिए मैं अब आगे आपका भाग्य नहीं पढ़ सकती हूँ। ये सुन मिस जिया खुश होते हुए कहती हैं कि क्या आपका मतलब ये है कि जूफेंग ने मेरे वेडिंग के भाग्य को बदल दिया है? उसने जो मेरी ये जिम्मेदारी उठाई है उसी से, है ना? स्वेंगर कहती है कि हाँ, जाहिर तौर पर उसमें कुछ गलती है। तो अब स्वेंगर से ये सब पूछने के बाद मिस जिया स्वेंगर को ग्रेट थैंक्स करती हैं, जबकि प्रिंसेस योंगनिंग भी स्वेंगर से पूछती हैं कि स्वेंगर, मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में क्या है? इधर प्रिंसेस योंगनिंग ये सब पूछ ही रही होती है कि तभी यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ काले कलर के चोखे पहने हुए लोगों ने हाई प्रीस्ट को पकड़ करके एक क्रॉस टाइप की लकड़ी के ऊपर बांध दिया होता है। तभी उन लोगों को दूर से देख रहा उन लोगों का बॉस, इसकी कि सिर्फ हम लोगों को छाया ही दिखाई जाती है। वो हाई प्रीस्ट से कहता है कि हाई प्रीस्ट, तुमने अपनी लाइंस को काफी ज्यादा क्रॉस कर लिया है। तभी इधर हाई प्रीस्ट की ओर भी दिखाया जाता है।
समय उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो उस बंदे की आवाज सुन करके उससे कहते हैं कि युन क्लैन ने हमेशा से ही लोगों की भलाई के लिए ही प्रयास किया है और हमने कभी भी अपनी इस सीमा को पार नहीं किया है। वो तुम हो जिसने कि ये किया है। इधर वो बंदा हाई प्रीस्ट की बात सुन करके उनसे कहता है कि इंक्लूडिंग जू फेंग, क्या इसके अलावा तुमने किसी से बात की थी? हाई प्रीस्ट कहते हैं कि ये मैटर बहुत ज्यादा डेंजरस है, जैसे कि बिल्कुल भी फैलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं किसी भी आम इंसान को हार्म पहुंचने नहीं देना चाहता। इधर वो बंदा हाई प्रीस्ट की ये बात सुन करके वहीं से अपनी चैन को खींच लेता है, जिससे कि हाई प्रीस्ट बंधे हुए होते हैं। साथ ही वो हाई प्रीस्ट से कहता है कि बहुत अच्छे। इसके बाद हाई प्रीस्ट की ओर दिखाया जाता है उस चैन के खींचने की वजह से हाई प्रीस्ट और भी ज्यादा जख्मी होते हुए नीचे की ओर गिर जाते हैं, जिन्हें देख करके वो चौके वाले बंदे हंसते हुए कहते हैं कि अब तो ये बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल सकता। फिर वो लोग लास्ट में कहते हैं कि खेल अभी भी जारी है। अब उन लोगों के इतने कहने के बाद हम लोगों को फिर से जू फेंग की ओर दिखाया जाता है। जू फेंग एक जगह पे आकर के अपनी एक काफी बड़ी गोल्डन कलर की अरे फॉर्मेशन को सेटअप करता है। फिर वो उस अरे फॉर्मेशन पे अपनी स्टोरेज रिंग में से कुछ डालते हुए कहता है क्राउन प्रिंस के हिसाब से उसके पास काफी सारे और काफी अच्छे ट्रेजर्स हैं, लेकिन उन सब में से मैं सबसे ज्यादा संतुष्ट हूँ। इतना कह करके जू फेंग क्राउन प्रिंस के दिए हुए उन स्पिरिचुअल बीस्ट बटरफ्लाई के पंखों को निकालता है और हंसते हुए कहता है कि अब टाइम आ गया है कि मैं फिर से अपनी बॉडी को रिफाइन करूं। हालांकि इसे मेरे लास्ट एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर किया जाए तो जब मैंने क्लिन की आर्म को रिफाइन किया था तो उसके मुकाबले में तो ये बॉडी रिफाइनिंग मेरे लिए तो सिर्फ एक पीस ऑफ केक के बराबर है। तो अब जू फेंग के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अगला पार्ट अगले हफ्ते को ही रिलीज होगा। शायद तब हमें पता चले कि वो लोग कौन थे और जू फेंग के बारे में शायद पता चले कि वो इस बॉडी रिफाइनिंग करने के बाद और कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में बस इतना ही है। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी ही कमाल की वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।